नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ का बजट पेश किया है। जहां एक ओर बीजेपी ने इस बजट को समावेशी बजट बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें किसी भी वर्ग के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और अन्य वर्गों को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। आगे कहा कि यह बजट आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि यह बजट समावेशी बजट है, हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के सामने जो संकल्प पत्र रखे गए हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए यह बजट काफी बेहतर है। देखिए, आंखों में धूल झोंकने वाला बजट के रूप में मैं देखता हूं। बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। केवल जब कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य ही नहीं बढ़ाया गया और पुराने किसानों का जो पुराना बकाया उसका भुगतान नहीं किया गया, वो उसका जिक्र नहीं है कि 200 करोड़ से ज्यादा का किसानों का पुराना भुगतान है। जो किसानों के लिए रखा गया है वो 100 करोड़ के आसपास है। तो इससे सरकार की नीयत सामने आ जाती है। दूसरा, इस बजट में जो सबसे बड़ी कमी दिखती है कि बजट सत्र चल रहा है और किसी भी विभागवार चर्चा के लिए 2 घंटे 3 घंटे का भी समय नहीं दिया गया। एक दिन में सारे विभागों का बजट पास हो रहा है। इसका मतलब है सरकार आनंद फानन में आंखों में धूल झोंकते हुए बजट को पास करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक अपना समर्थन या अपना विरोध इस पर प्रकट कर सके, ढंग से इस पर चर्चा हो सके। तो ये सबसे बड़ी कमी इसमें मैं देख रहा हूं। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी कमी, जैसे विद्युत के 3 बार दाम बढ़ा दिए। आप विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए या विद्युत ऊर्जा को पैदा करने के लिए आप कितना बजट करेंगे, वो कहीं पर इसका क्लियर नहीं है। आप किस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको सुदृढ़ करेंगे, उसका जिक्र नहीं है। और वो धनराशि बहुत कम रखी गई है। इसमें ऊर्जा में बहुत कम धनराशि रखी गई है। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का, धामी जी का स्वागत करती है कि एक अच्छा समावेशी बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। 2022 के चुनाव में जब हम लोग गए थे, तो जो संकल्प पत्र हमारा था, उसी संकल्प पत्र की अवधारणा पर आज का ये बजट है। इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गांव का, झुग्गी का, झोपड़ी का, सबका एक समावेश किया गया है। सबको एक समान रूप से देखा गया है। और जहां एक ओर उत्तराखंड का निरंतर विकास हो, उसके लिए इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पलायन, पर्वतीय क्षेत्रों का पलायन कैसे रुके, उसके बारे में पूरा भरपूर इसमें जो है कि काम किया गया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड की बेरोजगारी कैसे कम हो, क्योंकि आज भी जब हमारी बेरोजगारी दर की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 2.2% है। तो इसलिए उसको हम कैसे बिल्कुल समाप्त कर दें कि हमारे यहाँ की बेरोजगारी दर जो है 0 हो जाए, उसमें इस बजट में उसकी भी झलकियां प्रस्तुत की गई हैं। और साथ ही साथ जो आज 79,000 का ये जो बजट हम लोगों ने आज प्रस्तुत किया, इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। गैरसैंण में बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने इस सरकार पर बड़ा हमला बोला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने उत्तराखंड को इतने घाव दिए हैं जिनकी भरपाई भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल है। भराड़ीसैंण बजट सत्र में आज हम 310 के कार्य स्थगन के माध्यम से रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर बेरोजगार साथियों और परीक्षाओं में हो रही नकल और व्यापक भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो है कार्यस्थगन के माध्यम से विषय को सदन के अंदर उठाना चाहते हैं। आज प्रदेश के युवा सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं सरकार हमको रोजगार दे। लेकिन सरकार रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन तमाम परीक्षाओं के जो है
प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के निलंबन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। विपक्ष के लोगों मुद्दे को उठाते हैं और विरोध करने की परंपरा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व से वंचित करना लोकतंत्र में अपराध है और सदन लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा का सबसे बड़ा मंच है। चुने हुए विधायकों को विधानसभा से बाहर करने की यह घटना ठीक नहीं है। परंपरा रही है, जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती तो वेल में आने की परंपरा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सदन में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर विधायक को संरक्षण देने के बदले विधायक को ही गलत ठहराने की कोशिश की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फासिस्टवादी चेहरे का एक रूप है जो देखने में आया। और उसके विरोध में जब विधायक लोग वेल पे गए तो उम्मीद ये थी कि पीठ से उन लोगों को संरक्षण मिलेगा, विधायक को संरक्षण मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में आरएसएस प्रांत प्रचारक और शह प्रांत प्रचारक की नियुक्ति कर दी गई है। बता दें कि बीते साल अक्टूबर से ही उत्तराखंड में आरएसएस प्रांत प्रचारक का पद खाली चल रहा था। प्रांत प्रचारक के पद पर डॉक्टर शैलेंद्र तो वहीं चंद्रशेखर को शाह प्रांत प्रचारक बनाया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर शैलेंद्र अभी तक जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक थे। पूर्व में वे देहरादून महानगर के महानगर प्रचारक रहे हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वे मोहन भागवत के निजी सचिव भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर देहरादून महानगर उधम सिंह नगर के जिला प्रचारक के साथ साथ उत्तराखंड में 2 विभागों के विभाग प्रचारक का काम देख चुके हैं। अब वे शाह प्रांत प्रचारक के रूप में काम देखेंगे और उनकी केंद्र हल्द्वानी होगा। हमने कार्य विस्तार के हमारे यहाँ 6 बिंदु हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। कि पहला था कि सब खंडों में हमारी उपस्थिति हो। तो जब हमने उसको देखा तो हर खंडों में, हर खंड है ना विकास केंद्र, ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो फिर हमने कहा, फिर इसके बाद गए कि भाई जो नगर है, नगर हमारे उत्तराखंड के अंदर 80 है, 80 नगर, तो सब नगरों में न्यूनतम 2 शाखा होनी चाहिए, तब उसको नगर की मान्यता होगी। खबर काशीपुर से है, जहां बाजपुर स्थित एक रिसोर्ट में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल आदि के कई क्षेत्रों में काम करने वाली अग्रणी महिलाओं को स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पुरस्कार पाने वाली महिलाओं के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर है। पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड के माध्यम से उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। और हम सब महिलाओं को सम्मान दिया है, तो ये एक श्रद्धांजलि थी सुषमा जी की तरफ, क्योंकि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, तो हमने सोचा क्यों ना, मतलब पार्टी का नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोचा कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग महिलाओं को इसी तरह से उत्कृष्ट कार्य के लिए। ये हमारा कार्यक्रम जो हो रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है
और 8 मार्च को होली पड़ने की वजह से हमने इसको थोड़ा डिले किया और 10 मार्च से 15 मार्च आज लास्ट हमारा ये कार्यक्रम है। और इस बार हमने नई थीम के साथ इस कार्यक्रम को लिया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। इस पे हमने हमारी जो देश की नेता थी, देश की नहीं विश्व की मानी जानी नेता सुषमा स्वराज जी थी, उनके नाम पे सुषमा स्वराज अवार्ड के नाम से महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक और 1 किलो चरस पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि पकड़े गए नशे के सौदागरों की पहचान सूरज कुमार, राकेश कुमार के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 13 ग्राम स्मैक और 1 किलो नशे के पदार्थ बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि पूरा मामला टिहरी गढ़वाल का है, जहां के मुनिकीरेती में इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुधारसुआ रामनगर हल्द्वानी मार्ग के छोई के समीप सड़क पर भीषण जाम लगने के कारण इस मार्ग पर गुजरने वाले वाहनों का आवागमन दोनों तरफ से पूरी तरह से ठप हो गया। घंटों तक जाम में फंसे वाहनों में सवार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे यातायात पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाने के साथ ही यातायात को सुचारू रूप से शुरू कराया। इस दौरान यातायात निरीक्षक आदेश कुमार ने बताया कि रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर गुडपू से लेकर रामनगर तक सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए, सभी को मालूम है जैसे प्रस्तावित है G20 सम्मेलन 28 से 30 मार्च तक। इसी के मद्देनजर सभी विभाग अपना कार्य कर रहे हैं। सड़क निर्माण जो हमारा मेन रूट है गड़प्पू से लेकर के गरजिया तक, उसमें सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी ट्रैफिक रुक रहा होगा। उसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस बल भी लगाए जा रहे हैं। और जो फिलहाल आज जाम की बात हुई है, उसमें कल शाम एक छोई के पास एक डंपर भी पलटा था, जिसको क्रेन द्वारा हटाया जा रहा है। कल से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 गज की परिधि में या फिर जरूरत पड़ने पर इसके बाहर भी धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी केंद्र के बाहर समाज विरोधी तत्वों के इकट्ठा होने पर जिला प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। बता दें कि इस बार हाईकोर्ट और हाई स्कूल में, जहां आपको बता दें कि 13,211 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट में 12,73,024 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। कल से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और ये परीक्षा हमारी एक पाली में होंगी। हमारे पूरे प्रदेश में 1253 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, जिनमें 198 केंद्र संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील केंद्र 15 हैं। हाई स्कूल में 1,32,115 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। पौड़ी जिले में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बने हैं 136 और चंपावत में 39 परीक्षा केंद्र हैं, जो कि सबसे कम है। रुड़की के खंड विकास कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में सीडीओ प्रतीक जैन को भी बहुत सी खामियां मिली, जिसके लिए उनके द्वारा बीडीओ समेत तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई गई। साथ ही उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पकड़कर फटकार लगाते हुए वाटर कूलर को बदलने के भी निर्देश दिए। वहीं कार्यालय परिसर और शौचालय में गंदगी को देखते हुए उन्हें कड़ी
नाराजगी भी जताई है। आज मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस तरह से सबको पता है बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है। वाराणसी विधानसभा में आज पेश होने जा रहे बजट पर बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा और विधायक तो प्रदेश का आज बजट पेश हो गया है और जिसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विधायक भोपाल राम टमटा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बजट सत्र भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में आहूत किया और निश्चित रूप से ये बजट सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट होगा। जैसे उत्तराखंड के समय उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप ही निश्चित रूप से ये बजट होने वाला है। निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक समावेशी बजट लाने जा रही है, जिसमें सभी वर्गों को और सभी लोगों को उसमें कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें किसानों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बेरोजगारों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस विधायकों के निलंबन से काफी नाराज हैं। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सरकार पर विधायकों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचे, जिसके बाद देहरादून रोड स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही साथ विधानसभा भवन से कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने पर वे काफी ज्यादा नाराज नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि अगर विधानसभा के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा तो विधानसभा का औचित्य ही क्या रहेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमानी करने पर तुली हुई है। जनहित के मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है और अपने विधायकों को खुश करने के लिए सरकार ने विधायक निधि में बढ़ोतरी की है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम विपक्ष की भूमिका अदा करें और निष्ठापूर्वक करें। जिस दिन मालिक खुश हो जाएगा, जनता खुश हो जाएगी, उस दिन आती रहेगी। 2000 में जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना था तो लोग कहते थे कांग्रेस कहाँ से आएगी, क्या आएगी, कुछ नहीं होगा, क्या कर रहे हो, क्या होगा। लेकिन 2004 से सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद जो है कांग्रेस ही कांग्रेस आती है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा के बजट सत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे पिकनिक करार दिया और उन्होंने कहा कि गैरसैंण को लेकर सरकार कहीं से गंभीर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि आम जनता और आंदोलनकारियों की भावनाओं की गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवा आंदोलन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है और सरकार कहीं पर भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं जो सत्र चल रहा है, जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की जनता की भावनाएं थी कि गैरसैंण में राजधानी बने, बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन घोषणा की, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सत्र भी एक पिकनिक की तरह बीजेपी से मना रही है। कोई गंभीरता नहीं है।
कुछ वहां के हालात पर चर्चा नहीं है। आपने जो कांग्रेस ने बनाया था उसके अलावा एक ईंट तक नहीं वहां लगी। तो इस तरह लगता है कि गैरसैंण का मजाक बना रहे हैं लोग। और जिस तरह सत्र चल रहा है, मार पुलिस पीएसी सारे लगा दिए, जनता जगह जगह आंदोलन के तैयार है। कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे, 1 रैंक 1 पेंशन के एक्स सर्विसमैन अपना प्रदर्शन कर रहे। चैत्र मास की संक्रांति को आयोजित होने वाले उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक फूलों की पुष्प वर्षा के साथ बच्चों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत कई लोगों ने बच्चों से भेंट कर अपनी लोक परंपरा और संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश के सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की भी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती को लेकर लगातार मंथन कर रहा है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से भी इस विषय में वार्ता की गई है और वहां से भी मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों के मिलने से यात्रा रूटों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में इस बार हमें अन्य लोगों द्वारा भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से हमें सपोर्ट मिलने की वो संभावना है। उसके अलावा माननीय मंत्री जी ने और सचिव महोदय ने दिल्ली में भी वार्ता की है, तो हमें सेंटर से भी कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे। आशा करते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मिल जाएंगे, तो ताकि यात्रा में जाने वाले सभी को हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएं। टनकपुर के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल यादव के पुत्र रवि यादव ने रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। रुद्रपुर में इंडियन स्ट्रांगमैन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तत्वाधान में उत्तराखंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टनकपुर के 3 युवाओं ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर टनकपुर समेत जनपद चंपावत का नाम रोशन किया है। उनके स्वागत में मंगलवार को टनकपुर के फिटनेस जोन जिम सेंटर के तमाम युवाओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। फेस्टिवल में रवि यादव ने 82 किलो भार वर्ग में स्वर्ण, पवन रस्तोगी ने 60 किलो भार वर्ग में सिल्वर और कार्तिक ने 56 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में समाज कल्याण युवा केंद्र में 12 मार्च को उत्तराखंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। देर रात तक चले फेस्टिवल में देश प्रदेश के तमाम युवाओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। वहीं चंपावत जिले के टनकपुर के 3 युवाओं ने भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। टनकपुर पहुंचने पर इन युवाओं का तमाम लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत कर इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।